तो हम पहले एक्सटेंशन थ्योरम विस्तार प्रमेय का स्टेटमेंट समझेंगे, फिर हम इसका प्रूफ आपको बताएंगे। इसमें लिखता है एवरी लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। हमारा जो वी एफ है वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है और इसका प्रत्येक लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, एवरी लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट किसका, वी एफ का। और वी एफ जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। ये जो लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है उसके बारे में कहता है इज आइदर अ बेसिस ऑफ वी, या तो वी का बेसिस होगा, और कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ वी, है ना। ये कहता है कि हमारा जो रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय है किसका, वी का जो रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय है वह या तो वी का एक आधार है या वी के आधार निर्मित करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। प्रत्येक बोल रहा है, प्रत्येक कोई भी हम रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय लेंगे वह या तो वी का एक आधार बनेगा या वी के आधार निर्मित करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। यहाँ पर वी एफ जो है परिमित जनित सदिश समष्टि है। वी एफ इज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ स्टेटमेंट आप लोगों को। ये कहता है एवरी लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, एवरी लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी एफ, है ना। वी एफ का प्रत्येक रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय, वी एफ के बारे में लिखा है वी एफ जो है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। वी एफ जो है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है और इस वी एफ का प्रत्येक एवरी लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, इस वी एफ का प्रत्येक रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय, और वी एफ जो है एक परिमित जनित सदिश समष्टि है। इस परिमित जनित सदिश समष्टि का प्रत्येक रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय, एवरी लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी एफ इज आइदर अ बेसिस ऑफ वी, इज आइदर अ बेसिस ऑफ वी, या तो वी का एक आधार है ना। ये जो रैखिकता स्वतंत्र समुच्चय है, उपसमुच्चय है, वह या तो वी का एक आधार है और कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ वी, या वी के आधार निर्मित करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर वी एफ क्या है बताओ। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वी एफ जो है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। वी एफ क्या बताओ, वी एफ जो है वह परिमित जनित सदिश समष्टि है। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा हमसे जरूर पूछिएगा, है ना। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लाइन में हमने मान लिया लेट वी एफ बी आ फाइनाइटली जनरेटेड, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। तो हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है लेट वी एफ बी आ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। हिंदी में लिखेंगे मान लो वी एफ एक परिमित जनित सदिश समष्टि है, परिमित जनित सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है। ये तो हमने मान लिया वी एफ के बारे में इस स्टेटमेंट को देखकर। इसमें वी एफ के बारे में लिखा है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, है ना, परिमित जनित सदिश समष्टि, ठीक है। एंडलेट तथा माना, अब हम इस वी एफ का एक रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय लेंगे। इसी वी एफ का प्रत्येक रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय, तो हम इस वी एफ का एक रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय मानकर चलेंगे। मतलब हम ये मान कर चलेंगे कि वी एफ एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी एफ का एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हम लेकर चलते हैं, जिसको हमने एस नाम दिया है। इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन, है ना। ये अल्फा एम तक कर सकते हो, अल्फा एम मेंबर्स हैं। बी आ linearly independent subset of V F, linearly independent subset
यह जो एस है वह लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है वी का, है ना। वी का एक रैखिकतः स्वतंत्र उपसमुच्चय है। हिंदी में लिखोगे माना एस वी का एक रैखिकतः स्वतंत्र उपसमुच्चय है। अब इस एस को, ये जो एस है इसके बारे में बोलता है कि यह या तो वी का एक आधार है या वी के आधार निर्मित करने के लिए विस्तारित किया जाता है। इसी एस के बारे में बोल रहा है। जिस एस को हमने रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय कहा है, लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट बोला है, इसी एस को हमें या तो वो वी का आधार है बताएंगे या वी के आधार निर्मित करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है, ये प्रूव करना है। मतलब मुझे इस एस को ये बताना है कि इज आइदर अ बेसिस ऑफ वी, वह जो एस है वह बेसिस है वी का, और एस कैन बी एक्सटेंडेड टू अ फॉर्म अ बेसिस ऑफ वी। ये जो एस है या तो ये बेसिस होगा वी का या इसको वी के बेसिस के लिए बनाने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने एक वेक्टर स्पेस ले लिया, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस वी, और हमने एक सेट तैयार किया है एस, और एस को हमने कहा है लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी। ये लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय है। ठीक है, यहाँ तक हमने मान लिया। अब हमने हमने मान लिया कि जो v का जो डायमेंशन है n है, v का डायमेंशन n है, मतलब v के जो बेसिस है उसमें n एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि v का डायमेंशन n ले रहे हैं, इसका मतलब v के जो आधार है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n होंगे। तो आप लिख सकते हो देन v हैज अ फाइनाइट बेसिस, ये फाइनाइट बेसिस से उसका हम नामकरण कर देते हैं, उसका हमने एस डेस नाम दिया। ये है बीटा 1, बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा n। n मेंबर्स होंगे, है ना, v के बेसिस पे, क्योंकि v का डायमेंशन n है। तो v का जब डायमेंशन n है तो v जो है एक फाइनाइट बेसिस रखेगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होंगे, है ना। ये v का एक आधार है। हिंदी में लिखोगे, हिंदी में ऐसे लिखोगे, देखो माना डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n, तब जब डायमेंशन ऑफ v n है तब v एक परिमित आधार रखता है, तब v एक परिमित आधार रखता है। माना, उसे हमने मान लिया वह एस डेस है। एस डेस में बीटा 1 है, बीटा 2 है एंड सो ऑन बीटा n। इसमें n एलिमेंट्स हैं क्योंकि v का डायमेंशन n है। डायमेंशन को हिंदी में वीमा कहते हैं। तो v की वीमा n है, इसी कारण v के जो आधार है उसमें n एलिमेंट्स है, n अवयव है। ठीक है, तो एस डेस को हमने v का एक आधार मान लिया है। ठीक है, एल डेस क्या होता, माना एल डेस v का एक आधार है, v का एक आधार है। ठीक है, तो एल डेस जो है v का एक आधार है, एल डेस बी अ बेसिस ऑफ v। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, बोलो। यस सर। चलिए, अब आपको पता है आपने एक सेट एस तैयार किया था, एक सेट एस तैयार किया था। एस में कितने एलिमेंट है बताओ, 1 2 3 4 एम एलिमेंट्स हैं, और आपने कहा है ये जो एल डेस है वह v का आधार है, v का बेसिस है। ओके, एल डेस जो है वह v का बेसिस है क्योंकि v का डायमेंशन क्या है, n है। तो v का बेसिस जो है एल डेस है। अब हम एक नया सेट बनाते हैं, दोनों को मिलाते हैं, एस और एल डेस को। नाउ लेट अब माना एक नया सेट बनाते हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं S1। S1 में अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन अल्फ़ा m है, और इसमें बीटा 1, बीटा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा n। सारे एलिमेंट को मिला दिए, इतना S के एलिमेंट है और इतना S डेस के एलिमेंट है, और दोनों को मिलाकर हमने एक नया सेट S1 बना दिया। ठीक है,
आपको मैं बता देता हूँ, एस जो है इस भी का ही सबसेट है। ये जो एस है वह भी का ही सबसेट है, मतलब ये सारे भी के ही एलिमेंट है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m सारे भी के एलिमेंट है। और ये जो एस डेस है, यह एल डेस जो है इस भी का आधार है। एल डेस इज अ बेसिस ऑफ भी, ये भी सारे भी के ही एलिमेंट है। इन दोनों को लेकर, एस और एल डेस दोनों को लेकर एक नया सेट हमने S1 बना दिया। ठीक है, नया सेट क्या बना दिया? S1 बना दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हो देन, तब अगर हम S1 का लीनियर स्पान निकालें तो पूरा भी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एस डेस के एलिमेंट्स हैं और एल डे जो है भी का आधार है। आप देखो, आपने कहा है एल डे जो है भी का आधार है, एल डेस इज ए बेसिस ऑफ भी, तो एल डेस के एलिमेंट भी को जरूर जनरेट करेंगे, है ना। और हमने जो सेट बनाया S1, इसमें एस के भी एलिमेंट है, एल डेस के भी एलिमेंट है, तो इसका जो लीनियर स्पान है उससे भी जनरेट हो जाएगा, मतलब लीनियर स्पान ऑफ S1 यह भी होगा। अब यहाँ पर आप देखो कि S1 के जो एलिमेंट्स हैं, देखो S1 के जो एलिमेंट्स हैं वह अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m है और बीटा 1 बीटा 2 बीटा n है। दिख रहा है आपको? बोलो। Yes, sir. है ना। तो S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि S1 लीनियरली डिपेंडेंट है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, S1 जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि S1 लीनियरली डिपेंडेंट है, ये हमें पहले चेक करना है। अगर है लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो S1 बेसिस बन जाएगा भी का, है ना। इफ, यदि S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यदि S1 रैखिकता स्वतंत्र है, तो क्या होगा था? यदि S1 रैखिकता स्वतंत्र है तो ये S1 किसका बेसिस बन जाएगा? बोलो। B का. यस, देन S1 विल बी अ बेसिस ऑफ भी का एक बेसिस मिल जाएगा। और S1 S से बड़ा है ना। S में तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m था, उससे बड़ा सेट है और वह भी का बेसिस बन जाएगा। तब S1 भी का एक आधार होगा। कब होगा आधार बताओ? जब S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तब। अगर S1 लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब जो है रैखिकता परतंत्र है, तब क्या होगा देखते हैं। इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये तो बेसिस मिल गया, हमें एक बेसिस चाहिए था, मिल गया, है ना। इफ, इफ S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट, यदि S1 रैखिकता परतंत्र है, इसका मतलब ये हुआ कि इस S1 सेट में कम से कम एक वेक्टर ऐसा होगा जो अन्य वेक्टर पे डिपेंड होगा, क्योंकि डिपेंडेंट बोल रहा हूँ। S1 लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हुआ इस S1 जो सेट है इसमें कम से कम एक वेक्टर ऐसा होगा जो अन्य वेक्टर पर डिपेंड होगा। बोलो। Yes, sir. है ना, अन्य वेक्टर पे क्या होगा? डिपेंड होगा, क्योंकि S1 को हमने क्या कहा? लीनियरली डिपेंडेंट कहा। कोई डाउट है? बोलो। अब डिपेंडेंट कौन होगा? अल्फा में से होगा कि बीटा में से होगा? ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि अल्फा जो है यह एस से आया है और एस को आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला है। देखो, इस सेट एस को आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला है, रैखिकता स्वतंत्र बोला है। और ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m है, ये सेट एस से है और एस को आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट कहा है, रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय कहा है। तो बताओ, जो डिपेंडेंट वेक्टर है वो अल्फा में से होगा कि बीटा में से होगा? बीटा. यस, अल्फा में से नहीं हो सकता, बीटा में से होगा। क्यों? अल्फा में से क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्फा वाला जो सेट है यहाँ, ये एस से आया है, ये सारे एलिमेंट एस से आया है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, पहले आपने बोल दिया है, रैखिकता स्वतंत्र है। तो जो हम बोल रहे हैं, जो
एक कम से कम एक वेक्टर ऐसा होगा जो डिपेंडेंट होगा दूसरे से। वो कहाँ कहाँ में से होगा? अल्फा लेंगे कि बीटा लेंगे? बोलो, अल्फा में से लेंगे कि बीटा में से? बताइए। बीटा में से ले लेते हैं एक एलिमेंट, है ना। तो हम ये ले लेते हैं कि मान लो एक अवयव बीटा आई ले लेते हैं। चलो, एक अवयव बीटा आई, ये बिलोंग करता है S1 में, है ना। एक अवयव बीटा आई अन्य सदिशों, अन्य सदिश क्या क्या बच गया बताओ? अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन, अल्फा m, बीटा 1, बीटा 2 एंड सो ऑन, बीटा i माइनस 1, बीटा i प्लस 1 एंड सो ऑन, बीटा n पर निर्भर है। तो ये जो बीटा आई है वो S1 का एलिमेंट है, इसी S1 से आया है ना। और वह जो है अन्य जो बच गए बाकी एलिमेंट उस पर निर्भर है, उस पर डिपेंड है ना। हम मान रहे हैं लेट देयर इज एन वेक्टर, देयर इज एन एलिमेंट लिख सकते हो, देयर इज एन एलिमेंट बीटा आई, ये बिलोंग करता है S1 में, है ना। सच दैट, इस प्रकार से है कि इट डिपेंड्स ऑन, या इट डिपेंड्स ऑन अदर वेक्टर्स। कौन कौन से अदर वेक्टर है बताओ? अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन, अल्फा m, और बीटा 1, बीटा 2 एंड सो ऑन, बीटा i माइनस 1, बीटा i प्लस 1 एंड सो ऑन, बीटा n। तो ये जो बीटा आई है इन दूसरे जो वेक्टर्स है उस पर डिपेंड है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बीटा आई को छोड़कर एक नया सेट बना लेंगे, उसको हम S2 नाम दे देंगे, है ना। क्योंकि बीटा आई तो डिपेंड है ना, दूसरे जो वेक्टर उस पर डिपेंड है। तो हम एक नया सेट तैयार करते हैं नाउ लेट। अब हम मान लेते हैं, अब माना एक नया सेट तैयार करते हैं जिसका नाम S2 देते हैं। इसमें अल्फा 1 है, अल्फा 2 है एंड सो ऑन, अल्फा m है, बीटा 1 है, बीटा 2 है एंड सो ऑन, बीटा i माइनस 1 है, बीटा i है, बीटा i प्लस 1 है एंड सो ऑन, बीटा n है। बताओ इस सेट में कौन नहीं है? बोलो। बीटा आई। बीटा आई नहीं है, मतलब हमारा जो S2 है ना, ये है S1 माइनस बीटा आई। बीटा आई को हटा दिया हम, है ना, S1 माइनस बीटा आई। बीटा आई को इसलिए हटा दिया बीटा आई डिपेंडेंट था दूसरे वेक्टर पर। तो अब बताओ ये जो बच गया वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? जो डिपेंडेंट है उसको हटा दिए भैया, बोलो। इंडिपेंडेंट हो गया, यस कि नो? तो यहाँ पे लिख सकते हो दस द सेट S2 is linearly independent। ये जो सेट है S2 जो है वह रैखिकता स्वतंत्र है कि परतंत्र है? बताओ। जो परतंत्र है उसको हटा दिए, तो जो बच गया वो लिनियरली क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। अतः समुच्चय S2 रैखिकतः स्वतंत्र है, एंड तथा हमारा जो S2 का लीनियर स्पान है उससे भी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि S1 से जनरेट हो रहा था और S1 से ही S2 बना है। तो S2 के लीनियर स्पान से भी जनरेट हो जाएगा। अब ये S2 क्या कहलाएगा? S2 रैखिकता स्वतंत्र है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है और S2 से भी जनरेट हो जाएगा। S2 क्या कहलाएगा? बोलो। बेसिस कहलाएगा, आधार कहलाएगा, है ना। S2 क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस, या क्लियरली लिख सकते हैं हेंस S2 इज या विल बी अ बेसिस ऑफ V। अतएव S2
V का एक आधार होगा। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या साबित किया वो बता रहा हूँ। हमने एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लिया था S। सबसे पहले हमने एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट लिया था S। इसमें कुछ मेंबर और हमने ऐड किया और नाम दिया था S1, है ना, S1 ये, है ना। अगर S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो S1 बन जाएगा बेसिस। हमने लिखा था S1 विल बी द बेसिस ऑफ V, S1 V का आधार होगा। अगर S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो, रैखिकता स्वतंत्र है तो। लेकिन अगर S1 लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर S1 लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम क्या करेंगे, S1 अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, रैखिकता परतंत्र है, तो जो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है उसको हम हटा देंगे। तो उसको हमने बीटा आई नाम दे दिया। बीटा आई S1 का एक एलिमेंट है और ये जो बीटा आई है वो अन्य वेक्टर पर डिपेंड है, निर्भर है। दूसरे जो वेक्टर है उस पर डिपेंड है, वो निर्भर है। कौन? बीटा आई। अब इस बीटा आई को हटाकर एक नया सेट बना दिए S2, तो S2 बन गया लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैखिकता परतंत्र। और जब S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट बना तो S2 जो है वह बेसिस बन गया किसका? V का। इसका मतलब ये हुआ कि S जो सेट था, जिसको लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट था, उसको विस्तारित करके, उसको बढ़ाकर हमने V का एक आधार बना दिया। समझ में आया आपको? बोलो। S2 जो है उसमें S से ज़्यादा एलिमेंट है ना, S के एलिमेंट तो है ही, इसमें कुछ एलिमेंट और है एक्स्ट्रा। S के एलिमेंट तो है ही S2 में, आप देखो S के एलिमेंट है ही, ये S के एलिमेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा है, ठीक है, ये S के एलिमेंट है, उसमें कुछ और एलिमेंट जोड़ दिए, S2 बना और S2 जो है बेसिस बन गया। समझ में आया? बोलो, Yes. है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रैखिकता स्वतंत्र समुच्चय होगा V का, उसे विस्तारित करके V का आधार बनाया जा सकता है। तो आप लिखोगे क्लियरली एवरी linearly independent subset of finitely generated vector space VF। इस VF का कोई भी प्रत्येक लिखा है, एवरी इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ फाइनली जनरेटेड वेक्टर स्पेस VF कैन बी expanded to form a basis of V के बेसिस बनने के लिए उसको एक्सपांड किया जा सकता है, विस्तारित किया जा सकता है ना। हिंदी में लिखोगे ऐसे, स्पष्ट है कि परिमित जनित लिख दो, परिमित जनित सदिश समष्टि VF का प्रत्येक रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय, प्रत्येक रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय को V के आधार निर्मित करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। V का आधार निर्मित करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। समझ में आए थ्योरम? बोलो, Yes, sir. है ना। तो कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा, मतलब रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय होगा, उसे V का आधार बनाने के लिए विस्तारित किया जा सकता है, मतलब एक्सपांड किया जा सकता है। उसमें थोड़ा सा और एलिमेंट जोड़ देंगे तो V का बेसिस बन जाएगा, आधार बन जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग लिखिए सभी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
है ना। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। इफ W is a subspace, W is a subspace of a finite dimensional vector space VF. Vector space VF. If W is a subspace of a finite dimensional vector space VF, then डायमेंशन ऑफ V बाई W यह इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। हिंदी में क्वेश्चन ऐसे आएगा, यदि W एक परिमित विमी सदिश समष्टि VF का एक उप समष्टि है। कौन है उप समष्टि? W जो है VF का एक उप समष्टि है। VF जो है परिमित विमी सदिश समष्टि है ना, VF परिमित विमी सदिश समष्टि है और W जो है VF का एक उप समष्टि है। तब डायमेंशन को हिंदी में विमा लिखते हैं। मैं अभी डायमेंशन लिख देता हूँ। डायमेंशन V बाई W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ये हमें प्रूव करना है ना। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते डायमेंशन तो आप हिंदी वाले वीमा भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली डायमेंशन ही लिखते हैं हिंदी में भी, है ना। V बाई W का जो वीमा है ये बराबर होगा V का वीमा और माइनस W का वीमा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, हिंदी में लिख के नहीं आएगा, इस टाइप के लिख के नहीं आएगा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा, है ना। हिंदी में वीमा कहते हैं डायमेंशन को, लेकिन डायमेंशन ही लिख के आता है हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही लिख के आएगा, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिख के आएगा। डायमेंशन को ही हिंदी में वीमा कहते हैं, वीमा, है ना। तो डायमेंशन क्या होता है बताता हूँ। इसके बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे उसका डायमेंशन कहलाएगा। मान लो इस V एक वेक्टर स्पेस है, इसके बेसिस में मान लो 5 एलिमेंट है, तो डायमेंशन ऑफ V 5 हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें डायमेंशन ऑफ V बाई W प्रूव करना है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W ये प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर VF परिमित विमीय सदिश समष्टि है और W जो है VF का एक उप समष्टि है। मतलब VF इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और W इज अ सब स्पेस ऑफ VF। ठीक है, और आपको ये प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो क्वेश्चन, है ना। इसी क्वेश्चन को हिंदी में मैंने लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा ही रहता है। डायमेंशन को हिंदी में वीमा लिखते हैं, तो ऐसा नहीं लिखता है, ऐसा ही लिखता है। ठीक है, आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता दिए डायमेंशन को वीमा कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हमने मान लिया लेट VF बी आ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, हमने लिखा है VF बी आ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हिंदी में लिखोगे, मान लो VF एक परिमित विमीय सदिश समष्टि है। परिमित विमीय मतलब इसका जो वीमा है वो परिमित होगा, फाइनाइट होगा, है ना। इसकी जो वीमा है वो फाइनाइट संख्या होगी। ठीक है, एंड लेट W बी आ सब स्पेस, W बी आ सब स्पेस ऑफ V। W जो है V का एक उप समष्टि है, तथा माना W V का एक उप समष्टि है। W जो है V का एक उप समष्टि है और VF जो है वह फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। देखिए, ये हमारा वेक्टर स्पेस है जिसका नाम VF है। केवल V बोलोगे तो भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं VF लिखना। आप केवल V बोल दो, वेक्टर स्पेस V है बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन VF इसलिए लिखते हैं क्योंकि F इसमें जो स्केलर होता है वो F से आता है ना।
एफ स्केलर फील्ड है और वी हमारा वेक्टर है, वेक्टर फील्ड। तो शॉर्टकट में वी भी लिखोगे चल जाएगा, वी एफ लिखना जरूरी नहीं है। और इसका जो सब स्पेस है, वी एफ तो वेक्टर स्पेस हुआ, इसका जो सब स्पेस है वो डब्लू है, ठीक है। तो ये हमारा डब्लू है, तो डब्लू जो है ये सब स्पेस है और वी एफ जो है वो वेक्टर स्पेस है। और वी एफ के बारे में लिखा है वह फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, मतलब इसका जो डायमेंशन है वी एफ का वो फाइनाइट है, वी का जो डायमेंशन है फाइनाइट है, मतलब परिमित है। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो। चलिए Yes, sir. अब हम मान के चलेंगे, इस डब्लू का एक बेसिस मान के चलेंगे जिसको हम एस नाम देंगे। इसका बेसिस में ले लेंगे हम अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एम। ये जो है ये डब्लू का बेसिस है। फिर इसमें कुछ एलिमेंट और ऐड कर देंगे तो वी का बेसिस बन जाएगा एक्सटेंशन थ्योरम से, विस्तार प्रमेय से। ये तो डब्लू का बेसिस है। इसमें कुछ और मेंबर ऐड कर देंगे, है ना, कुछ एलिमेंट और ऐड कर देंगे तो किसका बेसिस बन जाएगा? इस वी का बेसिस। तो इसमें और ऐड कर देंगे बीटा 1, बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा एन और ऐड कर देंगे। ये दोनों मिलकर इस वी के बेसिस बन जाएंगे, है ना। तो ये हमको लिखना पड़ेगा वर्डों में। हम लिख लेते हैं माना लेट एस इज इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एम। कितने एलिमेंट हैं गिनो इसमें? M. एम एलिमेंट है ना। बी अ बेसिस ऑफ डब्लू, हिंदी में लिखोगे डब्लू का एक आधार है, ठीक है, डब्लू का एक आधार है। अब इसमें कुछ मेंबर और ऐड करेंगे तो किसका आधार बन जाएगा बताइए? ये तो डब्लू का आधार है, डब्लू जो है वी एफ का सबसेट है। इसमें कुछ मेंबर और ऐड करेंगे तो किसका आधार बनेगा? वी का आधार बन जाएगा, है ना, वी का आधार बन जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा सिंस, सिंस को हिंदी में चूंकि डब्लू जो है ये सब स्पेस है किसका? वी का, मतलब डब्लू जो है वह सबसेट है वी का। देयरफॉर by extension theorem, therefore by extension theorem S can be extended to form a basis of V। एस को हम एक्सटेंड कर देंगे, एस में कुछ मेंबर और ऐड कर देंगे तो वह वी का बेसिस बन जाएगा। ये किसका कहना है? किसका कहना है बताओ? एक्सटेंशन थ्योरम का, है ना। हिंदी में ऐसे लिखोगे चूंकि डब्लू जो है यह वी का उपसमष्टि है, मतलब डब्लू जो है वी के अंदर है, इसलिए एस को वी का आधार निर्मित करने के लिए, वी का आधार निर्मित करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है, विस्तारित है ना, विस्तारित किया जा सकता है, ठीक है। इसको वी का आधार निर्मित करने के लिए विस्तारित किया जाता है, विस्तार प्रमेय से यूज किया। तो एक नया सेट बना लेते हैं जिसमें हम एन मेंबर और ऐड कर लेंगे। इसमें तो हमने कितने मेंबर ऐड किए थे बताओ? एन मेंबर्स है एस में ना, इसमें और एन मेंबर ऐड करके वी का आधार बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं सो लेट, इसलिए माना, ये आता है माना, इसलिए माना, हमने मान लिया, एक नया सेट बना दिया S1। इसमें अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m तो है ही, साथ साथ इसमें बीटा 1, बीटा 2 और बीटा n को और मिला दिया। इतना तो था ही पहले से, इतना और मिला दिया। अब बताइए किसका बेसिस बन जाएगा? बोलो। V का। वी का बेसिस बन जाएगा, है ना। तो बी अ बेसिस ऑफ वी, हिंदी में लिखोगे वी का एक आधार,
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो। तो ये बताइए मुझे, बताओ एस किसका बेसिस था? डब्लू का। W का तो डब्लू के बेसिस में कितने एलिमेंट है गिनो? 1 2 3 एम एलिमेंट है, तो डब्लू का डायमेंशन एम आया। डब्लू का डायमेंशन क्या आएगा? एम आएगा, क्योंकि डब्लू के बेसिस में एम एलिमेंट्स है, डब्लू का जो आधार है उसमें एम अवयव है ना। चलिए ये बताइए किसका बेसिस है पूरा? V का वी का। तो वी के बेसिस में कितने एलिमेंट है टोटल बताओ? यहाँ 1 से m तक है, यहाँ 1 से n तक, टोटल कितने एलिमेंट है? M plus m प्लस n है ना। तो यहाँ पर m प्लस n है, तो आप बोल रहे हो कि हमारा जो w है इसका डायमेंशन तो m आएगा, है ना। एंड तथा बताओ v का डायमेंशन क्या है? ये m प्लस n है, m प्लस n है। आगे समझ में? बोलो। चलिए, तो आपने ये बता दिया कि v का डायमेंशन जो है वह m प्लस n है। अब आपको जो प्रूफ करना है क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। आपको ये प्रूफ करना है कि डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w ये आना चाहिए डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू। तो बताओ v बाई डब्ल्यू का डायमेंशन कितना आना चाहिए? इसका m प्लस n है और इसका m है, इसका m प्लस n है, इसका वैल्यू m प्लस n है, देखो m प्लस n, और इसका वैल्यू जो है m है ना। तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? N बिल्कुल सही, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? n आना चाहिए। क्या आना चाहिए था? n। ठीक है, तो लिखो यहाँ लिखिए टू प्रूव दैट हमें प्रूव करना है डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू जो है ये n होना चाहिए, ये प्रूव करना है। ठीक है, हिंदी लिखोगे सिद्ध करना है। बताओ n प्रूव करना है, कैसे पता चला डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू n लाना है करके? बताइए कैसे पता चला कि n ही लाना है हमें? क्वेश्चन को देखकर ना, क्वेश्चन को देखकर, ये देखो इतना माइनस इतना इक्वल टू इतना आना चाहिए। तो इसका डायमेंशन m प्लस n है और इसका डायमेंशन m है, तो इतना माइनस इतना करेंगे तो इसका डायमेंशन आना चाहिए। तो इसका m प्लस n है, इसका m है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो n आएगा, तो इसका डायमेंशन n आना चाहिए। क्या बोलते हो, है ना। तो चलिए इसका डायमेंशन हम n लाते हैं। सबसे पहले v बाई डब्ल्यू बताता हूँ, ये कोसेंट स्पेस है, इसके मेंबर कोसेट के फॉर्म में रहेंगे, है ना। v बाई डब्ल्यू के जो है वो कोसेंट स्पेस है, तो इसके जो मेंबर है वो कोसेट के फॉर्म में रहेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हिंदी में लिखोगे हम जानते हैं कि। जो v बाई डब्ल्यू है ना, इसके जो मेंबर हैं वह कोसेट के फॉर्म में, मतलब w प्लस बीटा के फॉर्म में, जहाँ पर बीटा बिलोंग करेगा v, इस फॉर्म में रहेगा, कोसेट के फॉर्म में रहेंगे। v बाई डब्ल्यू कोसेंट स्पेस है, इसके एलिमेंट कैसे दिखते हैं बताओ? बोलो। कोसेट के फॉर्म में, है ना। बताओ मुझे इसका डायमेंशन n लाना है, तो v बाई डब्ल्यू के बेसिस में कितने एलिमेंट होना चाहिए? v बाई डब्ल्यू का जो डायमेंशन है n लाना है मुझे, तो v बाई डब्ल्यू के जो बेसिस है, आधार है, उसमें कितने एलिमेंट होना चाहिए? 2 4 5 n, कितने एलिमेंट होना चाहिए? n एलिमेंट होना चाहिए। तो मैं क्लेम कर देता हूँ, वी नाउ क्लेम दैट, अब हम दावा करते हैं कि, जो क्लेम कर रहा हूँ इसका मैं वेरिफिकेशन भी दूंगा, है ना। अब मैंने क्लेम कर दिया है, एक सेट बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने S2 दे दिया है। इसमें लिखा है W प्लस बीटा 1, पहला एलिमेंट है W प्लस बीटा 1, दूसरा एलिमेंट है W प्लस बीटा 2, इस प्रकार से इसमें एलिमेंट है W प्लस बीटा n। बताओ कितने एलिमेंट है, गिनो इसमें? 1 2 3, एक एक एलिमेंट है, W प्लस बीटा फॉर्म में दिखेगा इसका एलिमेंट, है ना। तो कितने एलिमेंट टोटल? W plus नहीं, टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 गिनती आता है ना तुम लोग, ये एक एलिमेंट हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा ऐसे इस प्रकार गिनो कितने हैं टोटल? 5 है, 10 है, n है, बताओ। n n एलिमेंट है, तो ये जो n एलिमेंट का जो सेट है इसको मैं क्लेम कर रहा हूँ कि इज अ
basis is a basis of v by w. यह v by w का बेसिस, इसका मैं प्रूफ दूंगा। ये तो मैंने क्लेम किया है, दावा किया है कि ये जो n एलिमेंट का जो सेट है वह v by w का बेसिस है। हिंदी लिखूंगा, v by w का एक आधार है। ये ऐसे मैंने दावा किया है, क्लेम किया है। इसका वेरिफिकेशन दूंगा मैं, ऐसा मैंने क्लेम किया है, दावा किया है। बताओ अगर ये दावा प्रूफ हो गया मेरा, मतलब ये दावा वेरीफाई हो जाता है, ये जो क्लेम है अगर वेरीफाई हो जाता है तो बताओ v बाई डब्ल्यू का डायमेंशन क्या होगा। जितने इसके बेसिस में एलिमेंट उतना होगा, तो v बाई डब्ल्यू का डायमेंशन क्या होगा बोलो, अगर ये वेरिफिकेशन हो जाता है तो n होगा n होगा। यही हम चाहते हैं प्रूफ करना, डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू n लाना चाहते हैं। तो v बाई डब्ल्यू के जो बेसिस है उसमें n एलिमेंट्स होने चाहिए। चलिए हम इस क्लेम का वेरिफिकेशन करते हैं। तो हमने एक सेट तैयार किया है और इस सेट को हम v बाई डब्ल्यू का बेसिस है बोलना चाहते हैं। हम इसका क्या कर रहे हैं बताओ, बोलो यार, इस क्लेम का क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सत्यापन। जो हमने इसका क्लेम कर दिया, क्लेम मतलब दावा, जो हमने दावा किया है उसको हम सत्यापित कर रहे हैं कि हमारा दावा सही है, हमने जो क्लेम किया है वो सही है। तो सबसे पहले बताओ, बेसिस प्रूफ करने के लिए इसको क्या बताना पड़ेगा सबसे पहले। linearly independent वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेरी गुड, मानना पड़ेगा, वेरी गुड। इसको हमें बताना है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल लिखा है S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। बेसिस बनने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हिंदी लिख देते हैं S2 रैखिकतः स्वतंत्र है। S2 को हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है, ठीक है। प्रूफ करेंगे S2 को हम, S2 को, ये जो S2 है इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है। ओके, मान लेते हैं, लेट माना A1 A2 एंड so on AN बिलोंग टू F सच दैट, इस प्रकार है कि, सच दैट इस प्रकार है कि। बताओ लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूफ करते हैं, बताइए आप लोग, बताओ अगर याद हो तो। मान लो हमारे पास 3 वेक्टर है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। बताओ उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूफ करेंगे, बोलो बोलो। लीनियरली इंडिपेंडेंट हम कैसे प्रूफ करते हैं, रैखिकता स्वतंत्र हम कैसे बताते हैं। नहीं, अभी तक तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो यार, इतना हो गया। मैं फिर से बताता हूँ, चलो कई बार हो गया बताते, एक बार और सही। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को पहले 0 के बराबर मानकर चलेंगे, मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, रैखिक संचय बनाएंगे ऐसे ये, और इसको बराबर 0 लेकर चलेंगे। और हम ये साबित करेंगे कि जो हमने कोफिशिएंट लिया है, जो कांस्टेंट लिया है, वे सारे 0 हैं। मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसका रैखिक संचय बनाएंगे और उसको 0 के बराबर मान के चलेंगे। और ये जो कांस्टेंट है A1 A2 A3, इन सबको 0 के बराबर प्रूफ करेंगे। ये तो हम लेकर चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे, तब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा, रैखिकता स्वतंत्र कहलाएगा। क्यों तुम लोग नहीं समझते हो, मैंने इसका वीडियो भी डाला है, देखते ही नहीं हो, क्या सीखोगे। मैंने तो आपको कहा है अगर एक बार नहीं समझ में आता 10 बार देखो, 100 बार देखो, क्यों नहीं समझ में आएगा। बताइए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूफ करेंगे, रैखिकता स्वतंत्र कैसे प्रूफ करेंगे, बताओ बताइए। हम इसको रैखिक, यस, हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर लेके चलेंगे। अभी जो बोल रहा हूँ ये वीडियो में जाएगा, सुनना वहां बार बार। मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, रैखिक संचय। रैखिक संचय बनाने आता है आपको इसका, बताओ इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने आता है। इसको A1 से मल्टीप्लाई करो, इसको A2 से, इसको A3 से, और सबको जोड़ दो, ये कहलाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको A1 से, इसको A2 से, इसको A3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, तो ये कहलाएगा रैखिक संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन। उस लीनियर कॉम्बिनेशन को बराबर 0 आपको लेकर चलना है। उसके बाद ये तो लेकर चलना है,
फिर उसके बाद में आपको A1 A2 A3 तीनों की वैल्यू 0 लाना है। अगर ऐसा आपने ले आया तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा, रैखिकता स्वतंत्र कहलाएगा। समझ में अभी तक नहीं आया तुम लोगों को? आ गया तो बोल तो नहीं पाते हो, क्या करेंगे पूछता हूँ तो बता नहीं पाते हो। ये बताओ मुझे, इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट बता, ए अल्फा 1 सोच लो, ए अल्फा 2 सोच लो, ए अल्फा n सोच लो, मुझे इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है इस सेट को। बताओ क्या करूं मैं, शुरुआत क्या करूं? यस, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसको A1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको A2 से, इसको AN से। इसका पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और बराबर क्या लेके चलेंगे? 0। बराबर क्या लेके चलेंगे? 0। और बताओ फिर क्या करेंगे? इतना हम लेके चलेंगे, फिर क्या करेंगे? जो हमने कांस्टेंट लिया A1 A2 A3, ये सबको 0 के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। बताओ इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? बोलो, इसको A1 से मल्टीप्लाई करो, इसको A2 से, इसको AN से, और जोड़ते जाओ, क्या होगा बताओ? A1 W प्लस बीटा 1 प्लस A2 W प्लस बीटा 2 प्लस 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 AN और W प्लस बीटा n। ये तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया इन वेक्टर्स का। ठीक है, इक्वल टू क्या लेके चलेंगे? बोलो। 0। लेकिन याद रखना, चूंकि कोसेंट स्पेस है V बाई W, और V बाई W का 0 एलिमेंट 0 नहीं होकर W होता है, ये बात याद रखना है ना। V बाई W कोसेंट स्पेस है, तो इसका जो 0 एलिमेंट है वो W होता है ना। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ, मान लो मैंने एक कोसेंट बना दिया G बाई H बोला, तो इसका 0 एलिमेंट H होगा। जैसे R बाई I बोल दिया, तो इसका 0 एलिमेंट I होगा। या मैंने V बाई W बोला, तो इसको 0 एलिमेंट W होगा। कोसेंट स्पेस है ना, इसका 0 एलिमेंट 0 ना होकर W होता है, तो इज इक्वल टू हम W लिखेंगे। ठीक है, W मतलब इसका 0 एलिमेंट है, इसका 0 एलिमेंट W होता है। ठीक है, कोसेंट स्पेस में, क्योंकि कोसेंट स्पेस के जो मेंबर है ना वो इस फॉर्म में रहते हैं, तो इसका जो 0 एलिमेंट है वो W होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने आपको बता दिया। अब मुझे क्या करना है, ये तो हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, इक्वल टू 0 लिया, चूंकि इसका 0 एलिमेंट W होता है करके W लिखा। अब मुझे इसको सॉल्व करके A1 की वैल्यू भी 0 लाना है, A2 भी 0 लाना है, AN भी 0 लाना है। इस A1 A2 A3 सबकी वैल्यू मुझे 0 के बराबर लाना है। अगर मैं ले आया तो, अगर A1 0 ले आया, A2 0 ले आया, AN 0 ले आया, तो क्या होगा? S2 linearly यस, ये जो S2 है ना, W प्लस बीटा 1 W प्लस बीटा W प्लस बीटा n, जिसको आपने S2 कहा है, वह लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, रैखिकता स्वतंत्र हो जाएगा। और हमने यही हेडिंग डाला है, S2 को लीनियरली इंडिपेंडेंट। मुझे A1 A2 AN सबको 0 के बराबर लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोसेट की कुछ प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये देखिए, कोसेट की एक प्रॉपर्टी याद रखना। मान लो आपको A का मल्टीप्लाई करना है H प्लस एक्स से, तो इसका वैल्यू होता है H प्लस AX होता है। ये प्रॉपर्टी कैसे आया, मैं इसका भी प्रूफ आपको दे दूंगा। फिर अभी याद रखिए, A का मल्टीप्लाई H से नहीं होगा, A का मल्टीप्लाई केवल X से होगा, तो H प्लस AX आता है। वैसे जैसे मान लो H प्लस X है और प्लस है H प्लस Y है, तो यहाँ H 2 बार है तो एक बार लिखोगे, आप लिखोगे H प्लस X प्लस Y। ये भी कोसेट की प्रॉपर्टी है। यहाँ भी H प्लस X है, यहाँ भी H प्लस Y है, तो H एक बार लिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे बताओ, कोसेट की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो A1 का मल्टीप्लाई किसके साथ नहीं होगा? बोलो, W से नहीं होगा, तो क्या आएगा? W प्लस A1 बीटा 1 आएगा। यहाँ बताओ A2 को अंदर ले जाओ, W से मल्टीप्लाई नहीं होगा। वेरी गुड, W प्लस A2 बीटा 2 होगा। कोसेट की प्रॉपर्टी सारा है ना। इस प्रकार से लास्ट वाला बताओ, एन बीटा एन, ठीक है, इज इक्वल टू W आएगा। ओके, ये कोसेट की प्रॉपर्टीज है, आप चाहो तो यहाँ लिख लो, प्रॉपर्टी बताना चाहिए, है ना। यहाँ पे रीजन दे दीजिए। अगर हम A का मल्टीप्लाई करें H प्लस एक्स में, तो ये जो है H प्लस AX आता है, इस प्रॉपर्टी का यूज है ना, यहाँ से यहाँ। ये समझ में आ गया? हाँ या ना, देखो। चलिए, अब मैं आप लोग बताता हूँ, यहाँ भी W है, यहाँ भी W है, यहाँ भी W है, सबको ऐड करेंगे, W एक बार लिखाएगा खाली, है ना। तो इसको आप लिखोगे
W प्लस A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस 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 AN बीटा N इज इक्वल टू W। ठीक है, यहाँ भी मैं कोसेट की प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो H प्लस एक्स है, फिर प्लस है H प्लस वाई, तो ये इक्वल होता है H प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, दोनों जगह H है, तो एक बार H को लिखेंगे। तो यहाँ भी W है, यहाँ भी W है, यहाँ भी W है, तो W को एक बार लिखेंगे। यहाँ से यहाँ समझ में आया, देखो यहाँ से यहाँ Yes, sir. ये प्रॉपर्टी याद रखना, जो मैंने बॉक्स में लिखा है इस प्रॉपर्टी को याद रखना। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ या ना बोलो। No, sir. नो डाउट है ना। चलिए, अब एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, वो भी प्रॉपर्टी याद रखना। यहाँ पर देखो, मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। अगर h प्लस एक्स बराबर h है, x प्लस एच बराबर h है, तो ये इंप्लाई करेगा x बिलोंग टू h। x जो है h का एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर h प्लस एक्स इज इक्वल टू h आता है तो x बिलोंग टू h आएगा। इसको पूरे को x सोच लो, w प्लस एक्स बराबर w है, w प्लस एक्स सोचो पूरे को बराबर w है। इस प्रॉपर्टी को लगा, बताइए, ये w प्लस एक्स है, पूरा x है, इज इक्वल टू w। इस प्रॉपर्टी, यहाँ h की जगह w है, w प्लस एक्स इज इक्वल टू h है, तो इंप्लाई करता है x बिलोंग टू h। तो यहाँ क्या आएगा? A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस 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 हाँ AN बीटा N बिलोंग टू W आ जाएगा। समझ में आया? मतलब ये W का एक एलिमेंट होगा। बोलो, आया क्या समझ में? हाँ या ना? चलिए, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सिंस S is equal to alpha 1, alpha 2 and so on alpha m is a basis of W। आपने इसी को भी W का बेसिस कहा था, याद होगा। आपने S को ही W का बेसिस बोला था, W का आधार बोला था, है ना। हिंदी में लिखोगे, चूंकि S W का एक आधार है, W का एक क्या है? आधार है। इसलिए every element of W can be expressed as linear combination of elements of S। can be expressed as linear combination of elements of S। ठीक है, हमने क्या कहा? एवरी एलिमेंट ऑफ W का प्रत्येक अवयव S के अवयवों के रैखिक संचय द्वारा व्यक्त किया जाएगा। क्यों व्यक्त किया जाएगा? क्योंकि S क्या है? बेसिस है, आधार है। S इज अ बेसिस ऑफ W। S W का आधार है, इसीलिए W का प्रत्येक अवयव S के अवयवों के रैखिक संचय द्वारा व्यक्त किया जाएगा। समझे? W का प्रत्येक अवयव कैसे व्यक्त किया जाएगा बताओ? S के अवयवों के रैखिक संचय द्वारा, लीनियर कॉम्बिनेशन द्वारा। अब बताओ ये किसका एलिमेंट है? देखो, W का एलिमेंट है, तो ये भी S के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन व्यक्त होगा। तो ये है, देखो, इस एलिमेंट का नाम है A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस 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 AN बीटा N, है ना। ये W का एलिमेंट है। ये कैसे व्यक्त होगा? ये जो एलिमेंट है ये व्यक्त होगा इस S के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन से। S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन, बताओ इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो। अब A1 A2 आ चुका है, तो B1 B2 बना लो। B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस 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 BM अल्फा M। ये इसी का हमने रैखिक संचय बना लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन। S के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन व्यक्त होगा, लिखा है। फिर से पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ W। बताओ ये W के एलिमेंट है कि नहीं? देखो ऊपर, बताओ ये W के एलिमेंट है कि नहीं? है।
ये W का एलिमेंट है, हमने लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ W कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S। तो ये W का एलिमेंट है वह S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन द्वारा व्यक्त होगा। ये W का एलिमेंट है, ये है ना। तो इसको हमने S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन द्वारा व्यक्त किया। क्योंकि यहाँ A1 A2 आ चुका था करके B1 B2 लिख दिया। समझ में आया लाइन? बोलो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप लिख सकते हो इसको सबको इधर ले आओ। तो B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस 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 BM अल्फा M, इसको इधर ले जाओ तो क्या आएगा? इसको इधर माइनस, बोलो क्या आएगा जी? माइनस A1 बीटा 1 माइनस A2 बीटा 2 माइनस एन सो वन माइनस एन बीटा एन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए समझ में आ गया? Yes, sir. B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस 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 BM अल्फा M प्लस, इसको ऐसे लिख दो, माइनस A1 बीटा 1 प्लस माइनस A2 बीटा 2 प्लस एन सवन माइनस एन बीटा एन इज इक्वल टू 0। ये और लाइन सेम है। अब बताओ, आप देख रहे हो कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन, ये सारे S1 के एलिमेंट्स है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये S1 के एलिमेंट है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन, ये S1 के एलिमेंट है। और S1 को आपने कुछ बोला है, पढ़ो क्या बोला है, पढ़ो। Basis of V. V का आधार बोला है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। जब S1 जो है आधार है, बेसिस है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, रैखिकता स्वतंत्र होंगे। तो जब ये रैखिकता स्वतंत्र है, S1 के एलिमेंट रैखिकता स्वतंत्र है, और यहाँ पे आप देख रहे हो उन्हीं एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है। बताओ, और यहाँ पे ध्यान दो, ये सारे S1 के एलिमेंट है और S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, रैखिकता स्वतंत्र है, और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है, तो क्या इंप्लाई करेगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट के डेफिनेशन से ये सारे कांस्टेंट 0 हो जाएंगे। मतलब B1 की वैल्यू 0 हो जाएगा, B2 भी 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन BM भी 0 हो जाएगा। और बोलो, माइनस A1 भी क्या हो जाएगा? माइनस A1 मतलब A1 भी 0 हो जाएगा, A2 भी 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन AN भी 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये S1 के एलिमेंट्स हैं। ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन S1 के एलिमेंट्स हैं। और S1 को आपने बेसिस बोला है, इस S1 को आपने बेसिस बोला है, आधार कहा है। और आधार हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, रैखिकता स्वतंत्र होता है। आपने S1 को बेसिस कहा है, आधार कहा है, और आधार हमेशा रैखिकता स्वतंत्र होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर इनके एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर लेके चलूँ तो सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। समझ में आया? B1 B2 BM A1 A2 सब 0 हो गए। बोलो, Yes, sir. अब बताओ, A1 A2 AN सब 0 आ गया, हमें क्या लाना था? याद करो, मैंने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था। ये मैंने कहा था A1 A2 AN सबको मैं 0 के बराबर लाऊंगा। A1 A2 AN सबको 0 के बराबर ले आया। बताओ S2 जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, sir. हुआ। तो आप लिख सकते हो, हेंस द सेट S2 is linearly independent. Hence the set S2 is linearly independent. अतएव समुच्चय S2 रैखिकतः स्वतंत्र है, रैखिकता स्वतंत्र है। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यह V/W का एक आधार निर्मित करेगा। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो V/W का क्या निर्मित करेगा? यहाँ पे लिखो क्लियरली S2 बराबर क्या था बताओ? W प्लस बीटा 1 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या था? W प्लस बीटा 2 एंड सो ऑन क्या था?
डब्ल्यू प्लस बीटा एन, इतने एलिमेंट्स है ना। क्लियरली S2 is equal to W plus beta 1, W plus beta 2 and so on W plus beta n forms a basis of V by W. V by W का एक आधार निर्मित करता है ना। चूंकि इसमें n एलिमेंट है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, n एलिमेंट्स है, तो V by W का जो डायमेंशन होगा वह n होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे S2 जो है वह V by W का एक बेसिस फॉर्म करता है, आधार निर्मित करता है, और V by W का जो डायमेंशन है वह n आएगा। V by W का डायमेंशन क्या आएगा, n आ जाएगा, क्योंकि V by W के बेसिस में n एलिमेंट्स हैं। अब V का डायमेंशन m प्लस n था, W का डायमेंशन m है, तो V by W का जो डायमेंशन है वह इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W के। हमें यही प्रूव करना था। इसका वैल्यू n है, इसका वैल्यू m प्लस n है, और इसका वैल्यू m है, तो इसका जो वैल्यू है इतना माइनस इतना होगा। ये हमें प्रूव करना